अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम हामिद जवाद है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का स्टूडेंट हूँ। मैं आज आपको मुख्तलिफ नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस कंपाउंड्स के बारे में, उनकी फीडिंग के बारे में, उनके एनिमल न्यूट्रिशन में रोल जो है उसके बारे में कुछ बातें जो हैं वो बताऊँगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि एनपीएन कंपाउंड्स होते क्या हैं और किस किस्म के होते हैं। तो एनपीएन कंपाउंड जो हैं उसकी बेसिक डेफिनेशन तो यही है कि मतलब प्रोटीन के अलावा जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है लाइक अमोनिया, उसे हम एनपीएन या नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन कंपाउंड्स कहेंगे। तो इसकी दो टाइप्स हैं, एक ऑर्गेनिक होते हैं, दूसरे इनऑर्गेनिक होते हैं। पहली टाइप जो है लाइक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनमें जो भी कंपाउंड्स जो कि कार्बन चेन रखते हैं या कार्बन उनका हिस्सा होती है, तो उसे हम ऑर्गेनिक एनपीएन कंपाउंड करेंगे। लाइक यूरिया हो गया, अमाइड्स हो गए, अमाइंस हो गए, अमाइनो एसिड हो गए, मुख्तलिफ पेप्टाइड्स हो गए। तो चूँकि कार्बन इनका हिस्सा होती है, इनके फार्मूला में कार्बन आता है, तो उसे हम इस वजह से ऑर्गेनिक एनपीएन कंपाउंड कहेंगे। इनऑर्गेनिक और एनपीएन कंपाउंड्स के अंदर चूँकि कार्बन नहीं होती, तो ये अमूमन इनऑर्गेनिक साल्ट्स के तौर पे होते हैं। अमोनिया की सूरत में हो सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड की सूरत में हो सकते हैं, अमोनियम फास्फेट की सूरत में हो सकते हैं, अमोनियम सल्फेट की सूरत में हो सकते हैं। अब हम देखेंगे कि पोल्ट्री के अंदर एनपीएन कंपाउंड्स का कैसे इस्तेमाल होता है और वो किस फॉर्म में होते हैं। जैसा कि पहले भी जिक्र हो चुका है कि अमाइनो एसिड चूँकि वो प्रोटीन्स नहीं होते, तो प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स कह लें, यूनिट्स कह लें, तो उसे भी एनपीएन कंपाउंड्स के ज़ुमरे में शुमार किया जाता है। तो अमाइनो एसिड चूँकि बहुत क्रिटिकल हैं बर्ड्स की ग्रोथ के लिए और उनके डिफरेंट मेटाबॉलिक फंक्शंस के लिए, तो अमाइनो एसिड जो हैं वो पोल्ट्री फीड के अंदर इस्तेमाल होते हैं, और यही वाहिद एनपीएन कंपाउंड है जो कि पोल्ट्री के अंदर इस्तेमाल होता है। चूँकि अगर हम वेजिटेबल सोर्सेज की बात करें या दूसरी फीड्स की बात करें, तो डिफरेंट जो फीड इंग्रेडिएंट्स जो पोल्ट्री में यूज़ होते हैं, उनकी जो अमाइनो एसिड प्रोफाइल है वो आइडियल नहीं होती पोल्ट्री के लिए। तो हमें अपने तौर पे जो सिंथेटिक अमाइनो एसिड हैं वो पोल्ट्री फीड के अंदर ऐड करने पड़ते हैं। उसमें कुछ ज़्यादा लिमिटेड होते हैं, कुछ कम लिमिटेड होते हैं। तो जो भी लिमिटेड अमाइनो एसिड होते हैं वो हम पोल्ट्री फीड के अंदर ऐड करते हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हैं वो एसेंशियल अमाइनो एसिड हैं। चूँकि एसेंशियल अमाइनो एसिड जो बर्ड्स हैं या जो एनिमल्स हैं वो खुद नहीं बना सकते, तो उसे हमने फीड में सप्लीमेंट लाजमी तौर पे करना होता है। एसेंशियल अमाइनो एसिड में थ्रियोनिन है, वेलाइन है, हिस्टीडीन है, आर्जिनिन, लाइसिन, लियोसिन, आइसोलियोसिन, मेथियोनिन, फिनाइल एनालिन एंड ट्रिप्टोफैन आते हैं। अब हम आते हैं दूसरे पोर्शन की तरफ, जिसमें एनपीएन कंपाउंड की यूटिलाइजेशन रूमिनेंट फीड के अंदर या उसकी इम्पोर्टेंस रूमिनेंट न्यूट्रिशन के अंदर। तो बेसिकली जो एनपीएन कंपाउंड्स हैं उसको सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिवली जो जानवरों का ग्रुप इस्तेमाल करता है वो रूमिनेंट्स हैं। उसकी वजह ये है कि रूमिनेंट के जो स्टमक का एक पार्ट है रूमेन, उसके अंदर माइक्रोब जो हैं वो एनपीएन कंपाउंड की डिग्रेडेशन करते हैं, वो चाहे अमोनिया की फॉर्म में है चाहे दूसरी फॉर्म्स में है। तो उसकी डिग्रेडेशन करके उसे फिर अपनी प्रोटीन का हिस्सा बनाते हैं, जो कि माइक्रोब्स की प्रोटीन होती है। जो उनकी सेल की डेवलपमेंट होती है, डिवीजन होती है, उसके अंदर प्रोटीन यूज़ होती है। वो अपनी अमाइनो एसिड बनाते हैं, अपनी प्रोटीन्स बनाते हैं। तो इसलिए रूमिनेंट जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के एनपीएन कंपाउंड्स को इफ़ेक्टिवली यूज़ करते हैं, और ये जो लो ग्रेड प्रोटीन्स हैं या जो एनपीएन कंपाउंड्स हैं उनको एक अच्छी क्वालिटी की प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है। इसका ड्रॉबैक ये है कि जो अच्छी क्वालिटी की प्रोटीन्स हैं
उनकी भी ब्रेक डाउन होती है, उनसे अमोनिया बनाते हैं, फिर उसको अपनी प्रोटीन के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इस वजह से जो अच्छी क्वालिटी की प्रोटीन है वो रूमिनेंट्स के लिए इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। उसकी बजाय आप बाईपास प्रोटीन दे लें या रूमिनल अनडिग्रेडेबल प्रोटीन दे लें। तो इसमें ये होता है कि जो मेच्योर रूमिनेंट्स हैं जिनके अंदर रूमेन फुल डेवलप हो चुका है, उनका माइक्रो फ्लोरा जो है वो फुल डेवलप हो चुका है, उनके लिए हम एनपीएन कंपाउंड को आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद जो है वो ये जो रूमिनेंट हैं वो इससे अपनी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है उसका अच्छा खासा हिस्सा जो है वो अपनी इस माइक्रोबियल प्रोटीन के ज़रिए से पूरा कर लेते हैं। अब एनपीएन कंपाउंड चूँकि हमने रूमिनेंट की डाइट के अंदर इस्तेमाल करने होते हैं, लाइक सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो यूरिया खाद है। मुख्तलिफ किसान अक्सर जो है वो हेजिटेट करते हैं, वो यूरिया खाद को इस्तेमाल नहीं करते। उसकी वजह ये है कि उन्हें इसके बारे में बेसिक नॉलेज नहीं होता। उन्हें नहीं पता होता कि ये कितनी हम डालेंगे तो जानवर को नुकसान नहीं होगा। वो इसे जो है अमूमन एक जहरीली चीज़ समझते हैं जानवर के लिए और नुकसानदेह चीज़ समझते हैं। हालांकि यूरिया खाद जो है वो एक बहुत अच्छा सोर्स जो है वो प्रोटीन का बन सकता है, लेकिन अगर हम उसकी जो एक लिमिट है उस लिमिट तक दें और जो साथ उसके बेसिक जो स्ट्रेटजीज़ हैं जो उसको फीड करने की वो हम साथ उसको अडॉप्ट करें। तो उसके लिए चंद बेसिक मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ हैं जो कि हमें ज़रूर कंसिडर करनी चाहिए जब हमने एनपीएन फीडिंग करनी है। तो उसमें सबसे पहली बात जो हमने वो ज़हन में रखनी है कि हमने जो एनपीएन की फीडिंग करनी है वो मेच्योर जानवर जो है उसको करनी है जिसका रूमेन जो है सही अच्छा डेवलप हो चुका है, ताकि जो माइक्रोब्स हैं वो उसको इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकें। दूसरी चीज़ जो हमने ज़हन में रखनी है कि जब यूरिया की अमोनिया के अंदर ब्रेकडाउन होगी तो उससे जो माइक्रोब्स ने अपनी प्रोटीन बनानी है उसके लिए उन्हें एनर्जी भी चाहिए और उन्हें कार्बन चेन भी चाहिए। वो कार्बन चेन और एनर्जी जो है वो कार्बोहाइड्रेट से लेंगे, तो हमें यूरिया के साथ जो है वो जो कार्बोहाइड्रेट जल्दी जल्दी डाइजेस्ट हो सकते हैं या जिनकी फर्मेंटेशन स्पीडी हो सकती है, हमने साथ वो ज़रूर देने हैं। उसके अलावा मिनरल्स और वाइटामिन्स ये भी बहुत क्रिटिकल हैं ये माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए, चूँकि जो यूरिया है वो हम खिला तो जानवर को रहे हैं लेकिन असल में वो माइक्रोब्स खा रहे हैं। तो माइक्रोब्स को अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी मल्टीप्लिकेशन के लिए विटामिन्स की भी ज़रूरत है, मिनरल्स की भी और कार्बोहाइड्रेट्स की भी ज़रूरत है। और उसके बाद हमने एक और चीज़ नोट करनी है कि जो रिक्वायरमेंट है बैलेंस डाइट की रूमिनेंट की वो हमने ज़रूर पूरी करनी है ताकि उनका माइक्रोफ्लोरा जो है वो हेल्दी रहे, उसकी जो मल्टीप्लिकेशन है, जो डिवीज़न है वो अच्छी रहे। उसके बाद हमने एक और चीज़ जो है वो ज़हन नशीन रखनी है कि जब हम फीड के अंदर यूरिया दे रहे हैं, दूसरे एनपीएन कंपाउंड दे रहे हैं, तो हमने उसको अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि ये ना हो कि जो है वो जानवर एक ही टाइम में एक ही अचानक बहुत ज़्यादा जो है वो यूरिया खा ले, तो उससे भी मसला हो सकता है। दूसरा ये है कि अगर वनडे के पैलेट के अंदर है तो अगर एक जगह पे ज़्यादा यूरिया होगा दूसरी जगह पे कम होगा तो फिर इस तरह कुछ माइक्रोब्स को जो है वो अच्छी खासी मिकदार मिल जाएगी यूरिया को, कुछ को जो है वो कम अमाउंट मिल सकती है। तो उसके अलावा यूरिया की सप्लीमेंटेशन के लिए कुछ लिमिटेशंस हैं, उसकी कुछ डोज है जो हमने ज़रूर ज़हन में रखनी है। इस सेफ मार्जिन के अंदर रह के हम यूरिया जो है वो जानवरों को खिला सकते हैं। उसमें जो थंब रूल है वो यही है कि हमने जो टोटल प्रोटीन हम दे रहे हैं जानवर को उसका 1/3 पोर्शन जो है वो हम यूरिया से पूरा कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही एक लिमिटेशन ये भी होती है कि जो जिन जानवरों को हमने जो ज़्यादा प्रोटीन देनी है उसके लिए ये शर्त लागू नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि यूरिया को इस्तेमाल करने की भी एक लिमिट है माइक्रोब्स की। उस जो इजाफी यूरिया है, अमोनिया है, वो जो है वो ब्लड में जाएगी, ब्लड से फिर लिवर में जाकर डिटॉक्सिफाई होगी, तो इससे जानवर के लिवर पे बोझ पड़ेगा।
इससे यूरिया टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, अमोनिया टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। हमने इसको एक चीज़ और देखनी है कि हम ओवरऑल जो फीड दे रहे हैं उसके अंदर हमने 2% जो है उसका लेवल रखना है, उससे ज़्यादा जो है वो नुकसानदेह हो सकता है जानवर के लिए। उसके अलावा जो यंग ग्रोइंग और जो हाई प्रोड्यूसिंग एनिमल्स हैं उसको हमने जो है वो यूरिया के साथ साथ अच्छी क्वालिटी की प्रोटीन देनी है, लाइक रुमेन बाईपास प्रोटीन दे लें, रुमेन अनडिग्रेडेबल प्रोटीन की मिकदार बढ़ा दें, ताकि जो है इजाफी जो रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की वो वहाँ से पूरी कर सके। उसके बाद हमने ये देखना है कि हम जब यूरिया दें तो उसकी जो है थोड़ी क्वांटिटी हम जो है वो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लें, दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा जब फीडिंग हमने करवानी है वनडे की, तो उसके साथ कंसनट्रेट फीडिंग के साथ दे लें। अगर वनडे के अंदर पहले से मौजूद है तो इजाफी देने की ज़रूरत नहीं है। जो मतलब मार्केट में वंडा मिलता है उसमें क्लेम तो करते हैं कि इसके अंदर जो है वो यूरिया नहीं है, लेकिन उसके अंदर भी यूरिया होता है। मतलब मार्केटिंग वाले तो कह देते हैं अपने तौर पे कि इसके अंदर यूरिया नहीं है, लेकिन उसके अंदर भी यूरिया होता है। तो उसके बाद दूसरा हमने ये देखना है कि हमने जब यूरिया देना है तो रूमिनेंट को जिस तरह दूसरी फीड्स के लिए हम अडॉप्टेशन पीरियड देते हैं, तो हमने अमोनिया के लिए भी अडॉप्टेशन पीरियड देना है, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली उसकी मिकदार जो है वो बढ़ानी है। उसके अलावा जो एक और चीज़ है, जो पानी की जो है वो सप्लाई जो है, जो जानवरों को पानी की अप्रोच जो है वो अच्छी देनी है, फ्रेश वाटर देना है और खुला पानी देना है, ताकि जानवर जो है वो उसका जो रोमन का एनवायरनमेंट है वो अच्छा रह सके। जो रूमिनेंट्स के लिए एनपीएन सोर्सेज हैं उनमें सबसे जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जो सस्ता भी है, वो है यूरिया। उसके अलावा बायूरेट के बारे में ख्याल किया जाता है कि इसकी ब्रेकडाउन थोड़ी स्लो होती है, तो ये भी एक इफ़ेक्टिव सोर्स है। अमोनिया जो है वो भी फीड के साथ मिला के दिया जा सकता है, उसकी मिक्सिंग भी हो सकती, स्प्रे होती है। लेकिन चूँकि अमोनिया अगर हम देंगे तो वो बहुत जल्दी जल्दी जो है वो रोमन वाल्स के ज़रिए से ब्लड के अंदर चला जाएगा, तो माइक्रोब्स को टाइम इतना ख़ास नहीं मिल सकेगा उससे प्रोटीन बनाने के लिए। अमाइनो एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड जिस तरह पोल्ट्री के अंदर हम सप्लीमेंट करते हैं, इस तरह जो है वो रूमिनेंट्स को भी अमाइनो एसिड चाहिए होते हैं। लेकिन इसके लिए हमने एक बात का ख्याल ज़रूर रखना होता है कि जो रूमेन प्रोटेक्टेड अमाइनो एसिड हैं, जो कि रूमेन के अंदर डिग्रेड नहीं होते, आगे जाके स्टमक में डिग्रेड होते हैं, हमने उनकी सप्लीमेंटेशन करनी है, क्योंकि अमाइनो एसिड जो हैं वो महंगे होते हैं। तो अगर हम उनको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, रूमेन माइक्रोब्स उनकी ब्रेकडाउन करके उनसे भी फिर अमोनिया बना देंगे, जो कि हम यूरिया जो कि एक बहुत सस्ता सोर्स है उससे हम ले रहे हैं। तो इसलिए अमाइनो एसिड जो है प्रोटेक्टेड फार्म में देने हैं। इसके अलावा अमोनियम साल्ट्स हैं, वो भी रूमिनेंट के अंदर यूज़ हो सकते हैं। यूरिया चूँकि प्राइमरी सोर्स है, एनपीएन कंपाउंड है, उसके अंदर जो क्रूड प्रोटीन उसकी वैल्यू जो है, सीपी की वैल्यू वो बहुत हाई होती है। उसमें तकरीबन 281% जो है वो क्रूड प्रोटीन होती है, अगर इसको हम कैलकुलेट करें नाइट्रोजन की बेस पे। तो इस वजह से जो है वो अमूमन यूरिया को ही एनपीएन सोर्स के तौर पे, एक सस्ती प्रोटीन के सोर्स पे के तौर पे रूमिनेंट को दिया जाता है, उनको फीड किया जाता है। तो इसमें कुछ मेथड्स हैं, कुछ तरीक़ाकार हैं जिसके ज़रिए से हम जो है यूरिया जो है जानवर को खिला सकते हैं, जिससे कोई नुकसान नहीं हो सकता। तो उसमें जो सबसे पहला सोर्स है, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वो ये है कि जो वंडा बनाया जाता है, जो कंसनट्रेट बनाया जाता है, उसके अंदर यूरिया को मिक्स कर दिया जाता है। दूसरा जो तरीका है उसमें ये है कि लिक्विड के तौर पे, मतलब कुछ पानी या लिक्विड के अंदर, पानी के अंदर कुछ शीरा मिला के, यूरिया मिला के, इस तरह भी दिया जा सकता है, इसका भी कोई नुकसान नहीं है। तीसरा तरीका ये है कि जब आप नमक सप्लीमेंट करते हैं उसका कोई ब्लॉक बना लें, उसके अंदर यूरिया, उसके अंदर मोलेसिस, उसके अंदर कुछ और चीज़ें मिला के यूरिया मोलेसिस ब्लॉक बना के उसके अंदर आप यूरिया जो है वो सप्लीमेंट कर सकते हैं।
इसके अलावा कुछ लोग साइलेज के अंदर यूरिया मिला देते हैं ताकि उसकी क्रूड प्रोटीन वैल्यू भी अच्छी हो जाए, और ये जो है वो एक इफ़ेक्टिव तरीका है। ठीक है, इससे जो अमोनिया बनती है यूरिया से वो स्लो होती है। जितनी स्लो बनेगी उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, उतनी ज़्यादा माइक्रोब्स हैं वो अमोनिया यूज़ कर सकेंगे अपने प्रोटीन बनाने के लिए। इसके अलावा जो खुश्क चारा जात हैं जैसे मकई के टांडे हैं, ड्राई रेफ्यूजीज जिन्हें हम कहते हैं, उसके ऊपर जो है वो यूरिया और मोलासिस का स्प्रे करके अगर दिया जाए तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। इससे जो है वो डाइजेस्टिबिलिटी भी बढ़ सकती है उसकी, खुश्क चारे की, तूड़ी वगैरह की। उसके अलावा जो यूरिया का इस्तेमाल है वो भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं माइक्रोब्स। स्लो रिलीजिंग प्रोडक्ट्स कुछ मार्केट में मौजूद हैं जिसमें यूरिया को जो है वो प्रोटेक्ट किया जाता है ताकि वो उसकी आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक डाउन हो, आहिस्ता रिलीज़ हो। ये भी इफ़ेक्टिव है लेकिन ये थोड़ी सी महंगी साबित हो सकती है। बायूरेट जो है, जो कि दूसरी फॉर्म है एनपीएन कंपाउंड्स की, जो सप्लीमेंट किए जा सकते हैं रूमिनेंट्स को, ये यूरिया की निस्बत जो है वो महंगे भी होते हैं, इनकी अवेलेबिलिटी भी कम है। उसके अलावा इसके कुछ फ़ायदे भी हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता डिज़ॉल्व होते हैं रूमेन के अंदर जाके, लेस सॉल्युबल है वाटर के अंदर। तो इस वजह से जो अचानक यूरिया से अमोनिया की बड़ी मिकदार बन जाती है, उससे जो टॉक्सिसिटी होती है उससे बचा जा सकता है इसमें। तो इसके स्लो रिलीज़ की वजह से जो लो क्वालिटी फॉरेजेस हैं जो कि जिनकी ब्रेकडाउन आहिस्ता आहिस्ता माइक्रोब्स करते हैं, फिर उससे वोलेटाइल फैटी एसिड बनते हैं, वो और इसको अगर इकट्ठा दिया जाए लो क्वालिटी फॉरेजेस के साथ तो ये एक अच्छा रिज़ल्ट दे सकते हैं। उसके अलावा इनकी पैलेटेबिलिटी, जो एक्सेप्टेंस है जो जानवर के लिए, वो यूरिया से अच्छी है। और उसके बाद मतलब ये डेयरी के लिए, अमूमन डेयरी एनिमल्स के लिए इसको जो हाई लैक्टेटिंग एनिमल है उसके लिए तो अमूमन इसे इससे अवॉइड किया जा सकता है। अमोनिया का चूँकि पहले भी जिक्र आ चुका है कि ये एक एनपीएन कंपाउंड है, इसको भी सप्लीमेंट किया जा सकता है रूमिनेंट के अंदर। हालांकि इसको एक टॉक्सिक गैस समझा जाता है, लेकिन चूँकि माइक्रोब्स इसे इस्तेमाल कर सकते हैं तो हम इसको भी सप्लीमेंट कर सकते हैं। क्योंकि ये गैशियस फॉर्म में होती है, इस वजह से इसकी थोड़ी जो मिक्सिंग है, जो इसकी ट्रीटमेंट है वो थोड़ी मुश्किल होती है। इसको अमूमन मोलासिस के साथ मिक्स करके दिया जा सकता है, बीट और सिट्रस पल्प के साथ इसकी मिक्सिंग हो सकती है, कॉटन सीड मील के साथ हो सकती है, राइस प्रोडक्ट्स के साथ हो सकती है। उसके अलावा फॉरेजेस और साइलेज हेज के साथ इसकी मिक्सिंग हो सकती है। इसको इसका अमूमन एक जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ये एफ्लाटॉक्सिन को डिटॉक्सिफाई कर देता है, जो माइकोटॉक्सिन्स होते हैं जिससे फीड कंटेमिनेट हो जाती है, जो कि हार्मफुल होते हैं, उसकी डिटॉक्सिफिकेशन कर देता है। ये इसका बहुत एक पॉजिटिव एज है जिसको हम कैश कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अमाइनो एसिड जो है उसकी चूँकि इम्पोर्टेंस वो सब एनिमल्स के लिए सेम है, तो ये भी रूमिनेंट्स की डाइट के अंदर यूज़ होते हैं, जो फास्ट ग्रोइंग एनिमल्स हैं। उसके अलावा ये प्रेग्नेंट एनिमल्स के अंदर भी इस्तेमाल हो सकते हैं। उसके अलावा जो ख़ास तौर पे प्रेग्नेंट एनिमल्स में जो थर्ड ट्राइमेस्टर है, जो लास्ट 3 मंथ होते हैं, उसके अंदर इसकी सप्लीमेंटेशन होनी चाहिए ताकि जो उसमें रैपिड ग्रोथ होती है फीटस की, तो उसके लिए ये इस्तेमाल हो सकते हैं। उसके अलावा जो हाई लैक्टेटिंग एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जो है ये बहुत क्रिटिकल है अमाइनो एसिड की सप्लीमेंटेशन। तो इसमें भी एसेंशियल अमाइनो एसिड ही यूज़ होते हैं, मोस्टली जो है मेथियोनिन और लाइसिन जो है ये लिमिटिंग ज़्यादातर होते हैं। तो इनकी सप्लीमेंटेशन जो है वो ज़रूर होनी चाहिए रूमिनेंट्स के लिए, चूँकि अमाइनो एसिड एज सच फॉर्म में देंगे तो माइक्रोब्स डिग्रेड करके अमोनिया बना देंगे। तो इस वजह से चूँकि ये बहुत महंगे होते हैं, हमने इसकी सप्लीमेंटेशन जो है वो प्रोटेक्टेड फॉर्म में हमेशा देनी है। कुछ अमोनियम साल्ट्स हैं जो कि एनपीएन कंपाउंड के तौर पे कंसिडर किए जा सकते हैं। उसमें ऑर्गेनिक भी हैं, इनऑर्गेनिक भी हैं। तो उसमें जो है वो अमोनियम एसीटेट है, बाइकार्बोनेट, ब्यूटारेट,
कार्बोनेट, क्लोराइड, लैक्टेट, पॉलीफॉस्फेट, प्रोपिनेट और सल्फेट के साथ जो अमोनिया के साल्ट्स होते हैं, अमोनियम साल्ट्स उन्हें हम कहते हैं, ये भी इसमें यूज़ किए जा सकते हैं रूमिनेंट। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कि सबसे बड़ा कंसर्न भी है, अमोनिया या यूरिया की टॉक्सिसिटी, जिसकी वजह से अमूमन फार्मर जो है वो हेजिटेट करते हैं, यूरिया की सप्लीमेंटेशन को जो है वो अच्छा कंसिडर नहीं करते। तो चूँकि इसके बारे में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती फार्मर को, तो इस वजह से वो या तो यूरिया की ज़्यादा मिकदार दे देते हैं या फिर देते ही नहीं हैं। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि फार्मर को पता होना चाहिए, या अगर आप एनिमल न्यूट्रिशनिस्ट हैं या फार्म मैनेजर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यूरिया जो है उसकी कंसंट्रेशन कितनी सेफ़ है। तो चूँकि पहले उसको जो है वो ब्रीफली बता चुका हूँ मैं कि 1/3 जो है या 2% ऑफ फीड जो है वो हमने सप्लीमेंट करना है। तो हम देखते हैं कि इसकी ब्लड के अंदर क्या कंसंट्रेशन होगी, तो टॉक्सिसिटी होगी, उसके साइन सिम्टम्स क्या हैं, कि हमें पता चल सके कि जानवर को जो है वो टॉक्सिसिटी हो चुकी है। तो इसमें जब ब्लड के अंदर हम अमोनिया की कंसंट्रेशन देखेंगे, तो उसमें अगर जो है वो अमोनिया 1 mg से ज़्यादा होगी पर 100 ml ब्लड, तो उसमें जो है टॉक्सिक इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाएंगे। तो उसमें कुछ साइंस हैं, साइंस के अंदर हम जो है वो देख सकते हैं कि जानवर जो है वो नर्वसनेस शो कर रहा है, वो लड़खड़ा रहा है, स्टैगरिंग गेट उसकी आ रही है, जो अपने शानों को जो है वो किक कर रहा है। उसके अलावा जो है जानवर जो है वो बैठ जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो ये अमोनिया की टॉक्सिसिटी के साइन होंगे। उसके अलावा जानवर जो है वो लेबर्ड ब्रीदिंग, जो मुश्किल सांस है वो लेना शुरू कर देगा। उसके जो जिस्म के अंदर जो उसकी हरकत है उसके अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगी। उसके अलावा ब्लॉट लाइक सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगी। तो ये चीज़ें जो हैं वो शो करेंगी कि जानवर को हमने यूरिया ज़्यादा दे दिया, उससे अमोनिया ज़्यादा बन चुका है, जो ब्लड के अंदर ज़्यादा गया है। तो यूरिया की टॉक्सिसिटी हो चुकी है या अमोनिया की टॉक्सिसिटी हो चुकी है। तो उसमें हम ये देखते हैं कि अगर हम पर 100 केजी बॉडी वेट के एनिमल की एस्टिमेशन करें, तो जब हम उसको 40 से 50 ग्राम 100 केजी के एनिमल को हम यूरिया दे देंगे, खिला देंगे, तो उसमें जो है वो उसको सवेयर किस्म की टॉक्सिसिटी होने के चांसेस हैं। उसके अलावा जो है वो उसकी ट्रीटमेंट है, अगर यूरिया टॉक्सिसिटी हो चुकी है, अमोनिया टॉक्सिसिटी हो चुकी है, तो उसमें हमने सबसे पहले जो है वो जो अमोनिया हम खिला चुके हैं उसकी मज़ीद ब्रेकडाउन अमोनिया में जो कन्वर्जन है उसको हमने रोकना है। तो जब हम उसकी जो रुमेन की पीएच है उसे एसिडिक की तरफ लेके जाएंगे, उसकी पीएच को कम करेंगे, तो जो माइक्रोब्स यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट कर रहे हैं वो काम करना कम कर देंगे, यूरियाज कम प्रोड्यूस होगा, यूरिया से मज़ीद अमोनिया बननी बंद हो जाएगी। ये सबसे पहली ट्रीटमेंट जो है वो हम करते हैं कि उसको कुछ वीक एसिड दे सकते हैं, ठीक है, एडिबल एसिड, जिससे जो है मज़ीद ब्रेक डाउन जो है वो कम हो जाए। दूसरा ये है कि हमने प्रिवेंशन के तौर पे अगर हम देखें तो स्लो रिलीजिंग प्रोडक्ट लें, उसकी एक लिमिट दें, अगर यूरिया देना है तो उसके साथ रेडिली अवेलेबल शुगर्स दें ताकि उसकी जल्दी जल्दी जो है वो यूरिया से जो अमोनिया बन रही है वो इस्तेमाल हो सके।